हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन कंपस। तो हम कंटिन्यू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जीएस पेपर के सॉल्यूशन को और आज करेंगे 18 मार्च 2026 के शिफ्ट 1 के पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2025 में कॉप 30 शिखर सम्मेलन में जारी की गई कौन सी रिपोर्ट वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। कॉप 30 शिखर सम्मेलन 2025 में पेलेम ब्राज़ील में हुआ था। वहीं 2026 में कॉप 31 का शिखर सम्मेलन अंताल्या तुर्की में होगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल देखते हैं। कौन सा विकल्प उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के लिए सामान्य शब्द समीकरण को सही ढंग से पूरा करता है? क्षार प्लस अम्ल। तो क्षार और अम्ल मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, यानी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे कि अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। तो यह उदासीनीकरण प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दो और रिएक्शन को हम लोग जानेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो तत्व जुड़कर नया तत्व बनाते हैं, जैसे 2Mg प्लस O2 मिलकर 2MgO बनाते हैं। फिर दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या उससे अधिक पदार्थ बनाते हैं, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह CaO और CO2 बनाता है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा सवाल। 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के पास खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई की? तो 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के पास 1 किलोमीटर के भीतर खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, चौथा सवाल। 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किस कलाकार को सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह किया गया ओलिविया डीन को। हम ग्रैमी अवार्ड से जुड़े कुछ तथ्य को जानेंगे। एल्बम ऑफ द ईयर 68वें ग्रैमी अवार्ड में बैड बनी को दिया गया उनके डेबी तिरार मास फोटोस के लिए। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया केंड्रिक लमार और SZA को। सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए बिली एलिश को सम्मानित किया गया। वहीं ऑडियो बुक मेडिटेशन के लिए दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे, पांचवा सवाल। यदि भारत सरकार देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देती है तो कौन सा संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान उसे ऐसा करने का अधिकार देता है? तो यह है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10। अगर कोई व्यक्ति देश के विरोध में काम करता है तो सरकार उससे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत नागरिकता छीन सकती है। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के बारे में दिया गया है। यह है असम अकॉर्ड से संबंधित। इसमें है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश से असम में गए हैं, उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 5 यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा। संविधान के भाग 2 में कौन सा प्रावधान संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के लिए अधिकार को परिभाषित करता है? विशेष रूप से व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है। तो यह काफ़ी आसान सवाल है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 5 में यह उल्लेखित है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में होता है तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए योग्य होगा। आगे बढ़ेंगे, 7वां सवाल।
1991 में कर सुधार समिति ने संपत्ति कर के लिए क्या सिफारिश की? संपत्ति कर का उन्मूलन कर दिया गया 1991 में कर सुधार समिति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8। इंसानों के विपरीत कंप्यूटर पूरे दिन एक ही कार्य दोहराते समय थका हुआ या ऊब महसूस नहीं करता। इससे कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो इससे कंप्यूटर के परिश्रम यानी डिलीजेंस का पता चलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो ने एक विशेष भाषा के बारे में कहा था कि इसे आम लोग नहीं जानते, केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। इतिहासकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा के बारे में बात की? तो अमीर खुसरो ने संस्कृत के बारे में बात की। तत्कालीन समय में संस्कृत को विद्वानों एवं पुरोहितों की भाषा समझा जाता था। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 10। व्यापक और गहन कृषि प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो व्यापक और गहन कृषि प्रणालियों के बीच प्रति भूमि इकाई उत्पादन सबसे बड़ा अंतर है। हम जानेंगे व्यापक कृषि और गहन कृषि क्या होती है। तो व्यापक कृषि में जमीन के बड़े भूभाग पर कम लागत, कम श्रम और कम पूंजी के साथ खेती की जाती है। यहाँ पर फसल की उपज भी कम होती है। जहाँ पे जमीन की मात्रा अधिक और जनसंख्या कम होती है वहाँ पर व्यापक कृषि किया जाता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा। वहीं गहन कृषि व्यापक कृषि के बिल्कुल विपरीत होती है। गहन कृषि में कम जमीन पर अधिक श्रम, खाद, उर्वरक और ऊंचाई से अधिकतम फसल प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यह भारत और चाइना जैसे देशों में काफ़ी प्रचलित है, जहाँ पे जनसंख्या का काफ़ी दबाव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में अधिक क्या है, तो वह व्यापक कृषि है। वहीं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अधिक क्या है, तो वह गहन कृषि होगी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रदूषण के संबंध में किस महत्वपूर्ण मील के पत्थर की घोषणा की? तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें, इस मिशन की घोषणा की है। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। पृथ्वी की कौन सी परत ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में प्राथमिक भूमिका निभाती है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटर कोर यानी कि बाहरी कोर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाती है। यह महाद्वीप के नीचे 30 से 50 किलोमीटर, वहीं महासागरों के नीचे 5 से 10 किलोमीटर तक गहरा है। क्रस्ट का मुख्य घटक सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम है। फिर क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है। मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक की है। मेंटल पूरे पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% है। मेंटल के प्रमुख घटक सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम है। वहीं कोर जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर कहलाता है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है, वहीं आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 6371 किलोमीटर तक गहरा है। कोर का प्रमुख घटक नीफे है, नीफे यानी कि निकेल और फेरस। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा। अधिनियम ने संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी। अधिनियम प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है। नंबर 4, इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक के प्रावधान शामिल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1992 का 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। वहीं 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के गठन से संबंधित है। दूसरा कथन कहता है, अधिनियम ने संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी। यह गलत है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून के संबंध में है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 से संविधान में जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14।
भारत में पहली ई लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो भारत में पहली ई लोक अदालत 2020 में आयोजित की गई थी। ई लोक अदालत 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य कारण उस समय चल रहे कोरोना महामारी का होना था। वहीं पहली लोक अदालत जो कि फिजिकल फॉर्म में थी 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15। हरियाणा के लोकगीतों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के लोकगीतों को आमतौर पर रागिनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दूसरे भी लोकगीत दिए गए हैं, जैसे बाउल पश्चिम बंगाल में गाया जाता है, भांड या भांड पाथर जम्मू कश्मीर में, वहीं बिहू असम में गाया जाता है, कजरी और सोहर उत्तर प्रदेश और बिहार में गाया जाता है, वहीं चैता और चैती भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकगीत हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16। 2013 में राखी गढ़ी के हड़प्पा स्थल से संबंधित एक प्रमुख पुरातात्विक या वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत वसंत शिंदे जी ने की। वहीं ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, वहीं मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17 पर। निम्नलिखित में से किस विषय ने पोलियो दिवस 2025 के लिए वैश्विक अभियानों को निर्देशित किया? तो पोलियो अभियान को निर्देशित करने के लिए थीम था पोलियो समाप्त करें, हर बच्चा हर टीका हर जगह। कौन सा पौधा उत्तक जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये काफ़ी आसान सवाल है। जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए जाइलम का उपयोग होता है। वहीं तैयार किए हुए भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग दो चीज़ याद रखिएगा, जल और फल। जल यानी कि जाइलम, तो जाइलम से जल का परिवहन होता है, वहीं फल यानी कि फ्लोएम, तो फ्लोएम से फल का परिवहन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 19। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? तो यह काफ़ी आसान सवाल है। यह होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे और इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। मई 2025 तक पीयूष गोयल किस भारतीय केंद्रीय मंत्रालय का प्रबंधन करते हैं? तो पीयूष गोयल भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संभालते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21। किस मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुख यानी 4 मुख वाले विष्णु की प्रतिमा है? तो काफ़ी आसान सवाल। फिर से, लक्ष्मणा मंदिर खजुराहो। तो लक्ष्मणा मंदिर चंदेल राजा यशोवर्मन ने बनवाना शुरू किया था, वहीं उनके बेटे धंगदेव ने इसका निर्माण पूरा कराया था। फिर देखते हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को। तो मीनाक्षी मंदिर का मूल निर्माण पांड्य राजा कुलशेखर पांड्यन ने 6ठी शताब्दी में करवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम मलिक कफूर के दक्षिण अभियान की वजह से मीनाक्षी मंदिर को काफ़ी जगह नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए इसका पुनर्निर्माण नायक वंश के शासक तिरुमल नायक ने 1632 से 1655 ईस्वी के बीच में करवाया। फिर देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के बारे में। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राजा प्रथम ने करवाया और इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच हुआ। फिर देखते हैं दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर गुप्त काल की रचना है। इसे 6ठी शताब्दी में देवगढ़ उत्तर प्रदेश में बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 22। 2025 में 28 अक्टूबर को विंडसर कैसल में आयोजित एक अलंकरण समारोह के दौरान इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई? तो यह है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। वहीं एलिस्टर कुक को भी 2019 में नाइट की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 23 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम घनी आबादी वाला है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं।
वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं शिक्षा दर की बात करें तो भारत में शिक्षा दर 74.04% है। पुरुषों का शिक्षा दर 82.14, वहीं महिलाओं का 65.46। सबसे अधिक केरल में शिक्षित लोग हैं 94% और सबसे कम बिहार में 61.8%। ये सारा डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2026 में जनगणना की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में हम उसका भी डेटा देखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। भारत में कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मृदा होती है। भारत में काली मृदा गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दी, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का नाम दिया गया? तो इसे वर्ष 2025 में शुरू किया गया। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 26। GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या थी? तो भारत 9वें स्थान पर था। GFRA का फुल फॉर्म ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है विंडोज़ 11 में .msi फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल मुख्य रूप से किस विशिष्ट फंक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी कि विंडोज़ 11 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जिस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है वह है .msi। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28। टैगा प्रकार क्षेत्र को किस प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन क्षेत्र, कोनीफेरस फॉरेस्ट रीजन। टैगा क्या होता है? तो टैगा शंकुधारी वन का प्रकार होते हैं, जिसे बोरियल वन भी कहते हैं। यह विश्व में साइबेरिया, रशिया, कनाडा, नॉर्वे के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें पाइन, देवदार और लार्च के पेड़ पाए जाते हैं। फिर देखेंगे कूल टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, यानी शीतोष्ण घास का मैदान क्षेत्र। यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ घास का मैदान होता है, जहाँ पे सर्दियों में काफ़ी अधिक सर्दी पड़ती है, वहीं गर्मियों में उतनी गर्मी नहीं पड़ती। जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज, रूस और यूक्रेन में स्टेपीज, अर्जेंटीना में पंपास आदि। फिर देखेंगे भूमध्य रेखीय तराई क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल लोलैंड रीजन। इक्वेटोरियल लोलैंड रीजन को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह अमेज़न कांगो का क्षेत्र है, जहाँ पर साल भर गर्मी रहती है और कोई सर्दी की ऋतु नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है और इस वजह से यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर देखेंगे कोल्ड डेजर्ट रीजन यानी कि शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कोल्ड डेजर्ट शुष्क ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे काफ़ी कम वर्षा होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। कभी कभी यहाँ पे तापमान -40 डिग्री के भी नीचे चला जाता है। यह भारत में लद्दाख, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल, चिली जैसे क्षेत्रों में मिलता है। फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 29। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें भारत की आर्थिक बर्बादी को समझाने के लिए ब्रिटिश आधिकारिक स्रोतों के साक्ष्य संकलित किए गए थे, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुस्तकों से संबंधित एक पूरा वीडियो 2 पार्ट में दिया गया है, आप उसे चैनल पर ज़रूर देखें, वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की? तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। फिर देखेंगे बाबा आमटे के बारे में। तो बाबा आमटे महारोगी सेवा समिति के संस्थापक थे। वहीं ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 31। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस समुदाय के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है यदि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करते हैं? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। इसे लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 32। किस लड़ाई को निर्णायक मोड़ माना जाता है जिससे बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण हुआ और भारत में ब्रिटिश विस्तार का रास्ता खुल गया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के सेना ने सिराजुद्दौला की सेना को हराया और इससे भारत में ब्रिटिश का सक्रिय शासन शुरू हुआ। फिर देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कार्नाटिक वॉर। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच हुआ। वहीं वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ। वांडी वॉश का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सी सभी जीवित चीज़ों की विशेषता है? तो सभी जीवित चीज प्रजनन की क्षमता करते हैं, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अगर वह अंडे देने वाले हैं तो अंडों से प्रजनन करते हैं। अगर वह स्तनधारी है तो बच्चों को जन्म देते हैं। वहीं पेड़ पौधे हैं तो बीज के रूप में अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 34। संक्षिप्त नाम BIOS का अर्थ है? तो BIOS का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर के काम करने की सबसे सरल प्रणाली है। जब हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं वह उसे प्रोसेस करता है और हमें फिर रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 35। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक संगीत परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा मानसून के समय गाया जाता है? मानसून के मौसम में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, कजरी। कजरी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। फिर भटियाली। भटियाली पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। फिर देखते हैं लावनी। लावनी महाराष्ट्र और गोवा में गाया जाता है। वहीं मांग मध्य प्रदेश और राजस्थान का लोकगीत है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय J.J. थॉमसन को दिया जाता है। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है ईंट पर नाच। यहाँ E से इलेक्ट्रॉन हो गया, T से थॉमसन, P से प्रोटॉन हो गया, R से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन हो गया और च से चैडविक। तो ये ट्रिक से आप लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के खोजकर्ताओं को याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 37। दिसंबर 2025 में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VVGRAMG विधेयक 2025 किस मौजूदा अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो यह होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो भारत सरकार मनरेगा को प्रतिस्थापित करके VBG योजना को लाने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 38। ग्रामीण विकास का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विकास का संबंध ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 39 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान राष्ट्र होने के कारण आसियान क्षेत्र में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है? तो वह देश है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार।
म्यांमार एक आसियान देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। हमने आसियान के बारे में पिछले वीडियो में जाना है, आज जानेंगे बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 1997 में की गई और इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 40। मारिया स्टार्टअप प्रोग्राम और सेवाओं का प्रबंधन करना चाहती है जो विंडोज़ 11 शुरू होने पर स्वचालित रूप से चलते हैं। कौन सी विंडोज़ उपयोगिता इस उद्देश्य के लिए समर्पित स्टार्टअप और सेवाएं कार्य प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, MS कॉन्फ़िग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी स्टार्टअप प्रोग्राम या सर्विस का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें MS कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करना पड़ता है। तो यह थे 18 मार्च 2026 के शिफ्ट 1 के 40 सवाल। हमने इन्हें सॉल्व किया और इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स जाने, कुछ ट्रिक्स भी जाने। इसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप जुड़े रहें इस चैनल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं इस तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ओपन कंपास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।